चलिए जी, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। सर एक ये भी डाउट है कि जैसे 2x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रल करना हो। कौन सा वाला करें? नॉर्मल कह रहे 2x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रल करना हो। इसका इंटीग्रल करना है ना। तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये है 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन और dx। तो जब कभी वेरिएबल वाला टर्म जैसे यहाँ x स्क्वायर दे रखा है, कांस्टेंट है, तो 2 तो बाहर निकल गया और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x की पावर 3 होगा। और सिर्फ x दे रखा है तो 2x तो 2 अपॉन में आ जाता। अच्छा, अगर सिर्फ x दे रखा होता तो x स्क्वायर अपॉन 2 क्या करते हैं कि x की पावर n है ना, तो इसका क्या हो जाता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर 2 है तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो x क्यूब अपॉन 2। x होता तो x स्क्वायर अपॉन 2। फिर e की पावर 2x का क्या होगा? e की पावर 2x का क्या होगा? जैसे e की पावर 2x है, इसका इंटीग्रल करना है, तो e की पावर 2x का इंटीग्रल तो e की पावर 2x ही हो गया। फिर इस 2x का डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल करेंगे तो वो आ जाएगा 2, है ना। डिफरेंशियल करेंगे फिर 2x का, और जो डिफरेंशियल करके क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं। बस ये छोटा सा अंतर है। मैंने बताया तो था, एक बार क्लास का वो वीडियो देख लेते हैं, आप तो अटकते ही नहीं। ठीक है, होमवर्क किया है, सोचना पड़ रहा है। चलिए जी, एक्सरसाइज 7.1 का देखो पहले क्वेश्चन नंबर 10। और कहीं कोई डाउट है तो बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स का होल स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स का होल स्क्वायर dx, ये है। ठीक, अब इसको किस तरीके से करेंगे? जैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और लास्ट में dx है। रूट एक्स से रूट एक्स कट गया। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया? x प्लस 1 रूट एक्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, डिनोमिनेटर में जो रूट एक्स है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x 1/x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज और dx, ये हो गया। अब क्या करेंगे? और सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। तो x का इंटीग्रल क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और ये जो 1/x है इसका इंटीग्रल होता है बेटा log x, log mod x। और जब कोई सिर्फ कांस्टेंट लिखा रहता है, तो जैसे कांस्टेंट का अकेला कांस्टेंट अगर उसका डिफरेंशियल निकालते थे तो 0 हो जाता था। यहाँ क्या होगा? ये जो अकेला कांस्टेंट है ये तो एज इट इज रहेगा, इसके साथ बस x आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ किसी कांस्टेंट का इंटीग्रल पूछा जाए, मान लो k है, k का इंटीग्रल पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? kx। अब वो भी कैसे हो गया वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ kx बताओ, मतलब k का इंटीग्रेशन बताइए, kx नहीं सिर्फ k का इंटीग्रेशन बताइए। तो k एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, बाहर आ गया। यहाँ पर बचा 1 इंटू dx, समझ गए? अच्छा, अब ये जो k है ये एज इट इज रहा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 dx, ठीक है, x की पावर 0 dx। और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मतलब 1, तो x की पावर 1 अपॉन 1, यानी कि सिर्फ x ही आ गया, तो ये हो गया kx। समझ गए होंगे शायद? ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई? kx हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास ये आ गया, और लास्ट में हम क्या करते हैं? c लगा देते हैं। तो कभी भी किसी भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रल पूछा जाए तो कांस्टेंट को एज इट इज रहने दो, उसके साथ में x बस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया इंटीग्रेशन। तो ऊपर रूट x 2 अपॉन
जब 2 अपॉन में आ जाता है वो ऐसा होता है कि जैसे ये आपके वाला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं किस चीज़ का, 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1, 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1 dx। मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये कैसे होगा, हम सबका अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। जब जो भी प्लस माइनस होगा सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। बीच में प्लस है तो जैसे 4 है तो 4 तो एज इट इज रहेगा, और e की पावर 3x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर 3x ही हो जाएगा। लेकिन पावर में 3x लिखा हुआ है तो वो जो पावर में टर्म लिखी हुई है, मतलब जैसे चेन रूल लगाते थे वहाँ पर, तो जैसे ये 3x लिखा हुआ है तो 3x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा 3, इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया करते थे वहाँ पर डिफरेंशिएशन में, यहाँ डिवाइड करते e की पावर 3x। तो ये है वो डिवाइड वाला, प्लस ये 1 है कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1x यानी कि x प्लस c। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे को sin 3x दे रखा हो कहीं पर, sin 3x, और इसका इंटीग्रेशन मेरे को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, sin का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस 3x हो गया, फिर 3x का डिफरेंशियल करेंगे तो 3x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3, और 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। वहाँ कर देते 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करेंगे उससे डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें 2x माइनस आगे जो इक्वेशन है तो 2x का भी इंटीग्रल है। अभी बताओ 6 समझ में आ गया, ठीक है ना। 16 देख लो जरा, ये मिटा रहा हूँ इधर से। क्वेश्चन नंबर 16 में है 2x माइनस 3 cos x y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। भाई 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो एज इट इज रहेगा, और जो ये x है x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, वही x का मतलब क्या है x की पावर 1, तो x की पावर 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। माइनस 3 कांस्टेंट है एज इट रहेगा, cos x का इंटीग्रल sin x, cos x का इंटीग्रल सिर्फ sin x होगा, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x और प्लस c हो गया, तो एक्स स्क्वायर। हाँ वो तभी आएगा जब चेन रूल लगेगा। चेन रूल एक्चुअली सब जगह लग रहा है। जैसे यहाँ पर cos x का करना था तो cos x का इंटीग्रल हो गया sin x, फिर x का डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल होगा 1, उस 1 से डिवाइड करना है। वो लिखकर हम दिखाते नहीं है, बस वो लिखकर हम दिखाते नहीं है। सिमिलरली e की पावर x का इंटीग्रल क्या हो गया e की पावर x, पावर में क्या लिखा हुआ है x, तो x का डिफरेंशियल करके उससे डिवाइड करेंगे, तो x का डिफरेंशियल 1 होता है तो वो डिवाइड में लिखो मल्टीप्लाई में लिखो, क्या होगा। सही है। हाँ जी ऑनलाइन वाले बता दो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, और कौन सा बता रहे थे 12। x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x और dx। तो क्या करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्प्लिटिंग करेंगे, x की पावर 3 अपॉन रूट x का मतलब क्या है x की पावर 1/2 प्लस 3x, x की पावर 1 अपॉन रूट x का मतलब x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद लीजिए dx।
है, अब ये क्या हो जाएगा, 3 है और ये 1/2 ऊपर जाकर नेगेटिव बन जाएगा, तो x की पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3 x की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 और dx I is equal to integration 3 minus 1/2, 3 2 are 6, 6 minus 1 is 5, x की पावर 5/2 प्लस 3 1 minus 1/2 यानी कि x की पावर 1/2 प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 dx x की पावर 5/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 5/2 प्लस 1 2 प्लस 5 इज 7, तो ये हो गया x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 2 प्लस 1 इज 3, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 माइनस 1/2 प्लस 1 इज 1/2, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है और लास्ट में प्लस c जरूर है, ये न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये 7/2 को क्या बन जाएगा 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू 4 एक्स की पावर 1/2 प्लस c, तो 2 अपॉन 7 एक्स की पावर 7/2, तो इसे 3 कट गया, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, 2 4 का 8, एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स बोलते हैं, 8 रूट एक्स प्लस c, ठीक है जी, क्लियर है इतना। इसके बाद बताइए जी कौन सा क्वेश्चन है जहाँ पर अटक रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में है इफ dy dx of fx is equal to dy dx of fx is equal to 4x cube minus 3 upon x की पावर 4, 4x cube minus 3 upon x की पावर 4 such that f2 is equal to 0. Such that f2 is equal to 0. Then fx is चार ऑप्शंस दे रखे हैं, वो ऑप्शंस मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सीधा इसका आंसर देखिएगा। देखो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल के तौर पर ये कहिए कि अगर हमारे पास dy dx ऑफ x है, ये क्या आता है 1 आता है ना, डिफरेंशियल अगर डिफरेंशिएट करते हैं x को तो रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। अच्छा अब अगर मान लीजिए ये जो रिजल्ट आया है इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो dy dx ऑफ x है अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो
हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा ये समझिए कि अगर किसी डिफरेंशियल को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो रिजल्ट फंक्शन के बराबर ही आ जाता है। उल्टा समझो कि अगर किसी इंटीग्रल को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो भी रिजल्ट सेम आ जाएगा, जो फंक्शन है वही आ जाएगा बस रिजल्ट। तो किसी भी फंक्शन को जैसे ये फंक्शन है डी बाई डी एक्स, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशियल हो रहा है, अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास सीधा सीधा एफ एक्स ही आ जाएगा, हमारे पास सीधे सीधे एफ एक्स ही आ जाएगा। किसी भी फंक्शन का, जैसे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखते थे कि किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया, यानी कि साइन एक्स ले लिया, इसका साइन इन्वर्स एक्स का है ना, तो साइन से साइन इन्वर्स कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा एक्स। ऐसे ही किसी डिफरेंशियल का इंटीग्रल कर दोगे तो रिजल्ट सेम आपका फंक्शन के बराबर आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर लगाना है, एक लाइन लिख लीजिएगा बस इसमें, कि इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स भी लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये तो एक फंक्शन हो गया और इस फंक्शन हो गया पूरा का पूरा। अगर इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इंटीग्रेट करने के बाद में डी एक्स भी लगाना पड़ेगा, शुरुआत में ये इंटीग्रेशन वाला साइन और बाद में डी एक्स, इट इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स के ही इक्वल हो जाता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहा हूँ और जो इंटीग्रेट करके जो आया उसका आप डिफरेंशियल भी कर दीजिए तो रिजल्ट आपका अगेन ओरिजिनल फंक्शन के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो देखिएगा क्या दे रखा है यहाँ पर, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 एक्स की पावर 4 को क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये दे रखा है, इसका इंटीग्रल करने का मतलब क्या है कि शुरुआत में इंटीग्रेशन का साइन, बाद में डी एक्स का साइन, डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x की पावर माइनस 4 और dx। किसी भी डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू होगा ये 4 तो एज इट इज, और x की पावर 3 का क्या हो गया x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस ये 3 एज इट इज, और x की पावर 4 का क्या होगा x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, और लास्ट में क्या आ गया प्लस का c। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, इधर तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3, 3 से 3 कट गया, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, और प्लस सी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 3 प्लस सी, ये हो। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि f2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास एफ एक्स आ गया, फाइनली उन्होंने एफ एक्स से पूछा है कि एफ एक्स कितना है। ठीक, तो ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब ये कहेंगे हम सिंस f2 इज इक्वल टू 0, f2 इज इक्वल टू 0 है, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 डाल दीजिए। f2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, f2 इज इक्वल टू 0, तो f2 क्या होगा इस एक्सप्रेशन में x की जगह 2 डाल दीजिए, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर माइनस 3 प्लस c इज इक्वल टू 0।
अब 2 की पावर 4 तो कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है, और 2 की पावर -3 हो जाएगा 1/2³ प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 8 का 128, 128 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 129/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले गए तो c इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 129, c इज इक्वल टू माइनस का 129/8, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को वापस से इक्वेशन 1 में डाल दो तो fx की वैल्यू आ जाएगी fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 और -129/8। देखो ये ऑप्शन कौन सा दे रहा है, ये ऑप्शन सी, x की पावर 4 प्लस 1/, सॉरी ये है x की पावर 4 प्लस 1/x2 -129/, तो ऑप्शन ए। और बताओ भाई, और इसमें एक्सरसाइज में नहीं कुछ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ईमानदारी से ट्राई नहीं करा, इसको ट्राई करना, ये हो जाए, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है ट्राई करना, ठीक है। करा है कहीं पर बताओ? अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, इसकी जो है ना इस सब्जेक्ट की एक खास बात है, वैसे तो अब आप बड़े हो चुके हो, भी 12th क्लास में आ गए हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आपको बच्चा समझ कर ही बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा होता है कि अभी करवाया ना, आज ही करो उसको। अगर आज नहीं करोगे, सोचोगे ना कि कल कर लूँगा, आज थक गया सो जाता हूँ, भाई नहीं होने वाला। आप चाहे 2 क्वेश्चन कर लो, लेकिन आज ही कर लो, ठीक है। आप 15-20 मिनट भी बैठोगे ना तो वो सारा का सारा जो रील है वो दोबारा घूम जाएगी, सब कुछ एकदम से याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये बात बताई थी, ये बात बताई थी, ठीक है। तो उसमें अगर आपने एक दिन अगला पहुंच गए ना, तो वो बीच में ना एक ट्रांजिशन आता है, वो सपना जो आता है रात में, जब सो जाते हैं तो सपना आता है तो वो दिन चेंज हो जाता है, तो वो बीच में एक ऐसा गैप आता है, उस गैप में सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो सभी के साथ है, वो हमारे साथ नहीं है, वो सभी के साथ, हमारे साथ, आपके साथ, क्या सभी के साथ है वो चीज़ कि आज जो चीज़ बताई है, आपको आज कोई काम बता दें, अनटिल एंड अनलेस वो एक्सट्रीमली इंटरेस्ट का नहीं है आपके, तो वो भूल ही जाओगे आप, नेक्स्ट डे याद नहीं रहने वाला। तो कुछ बच्चे तो ये भी कह देते हैं आपने कहा ही नहीं था, कौन सा काम कैसे करना, इतना भी हो जाता है। तो चलिए जी, अब जरा देखो, हमने ना इसके मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन वाला ही मैं आगे वाला करा रहा हूँ। हमने एग्जाम्पल नंबर 5 देखा था, इसके 4 पार्ट्स देखे थे कल, परसों वाली जो क्लास है उसमें। अच्छा, इसके बाद 2-3 फार्मूले और हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिए कि कभी कभी हमें ना डायरेक्ट भी ज़रूरत पड़ जाती है, कि जैसे मान लीजिए tan x दे दिया, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो 4 लिख लो आप, other integrals तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, is equal to log mod sec x plus c। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx,
log mod sin x plus c. थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx log mod sec x tan x plus c. फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx log mod cosec x minus cot x प्लस c. ठीक है, तो ये चार हो गए हमारे पास. ये चार फॉर्मूलों की भी कई बार जरूरत पड़ जाती है. अब जरा देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 पर आ जाइए. फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. तो फर्स्ट क्या है? साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब याद करिएगा साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स जो ये दे रखा है, तो इसमें हमें क्या करना होगा? हमें ना फंक्शन ढूंढना होता है और फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ढूंढना होता है. फंक्शन और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो ढूंढना होता है और फिर उसको करते हैं अपने सॉल्व. तो आप ये देखिए जैसे ये साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए फंक्शन है और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये पावर जो है ये ना और दिखाई दे रही है. अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर ही होता तो उसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करा जा सकता था. जैसे साइन स्क्वायर एक्स क्या हो सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. तो जो ये ऑड पावर दिखाई दे रही है इसमें से एक वैल्यू निकाल लो आप ऐसे कर दो इसको. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लिखना कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ लिख देना साइन एक्स और dx. सही है. उसके बाद i इज इक्वल टू ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और फिर साइन एक्स dx. ये हो गया. ठीक है जी. अब ये करने से हुआ क्या? हमको क्या चाहिए होता है? फंक्शन चाहिए होता है और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल चाहिए होता है. वो हमें मिल रहा है. आप ये देखिए मैं अगर cos x को t मान लूँ, अगर cos x को t मान लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और cos x का एग्जैक्ट डिफरेंशियल sin x ही होता है. एक्चुअली माइनस sin x होता है, उस माइनस को तो देख लेंगे. ठीक है. माइनस कहीं आ रहा हो या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई आ रहा हो, है ना, हो रहा हो तो उसको तो हम देख लेंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. तो हमें फंक्शन और उसका डिफरेंशियल यहाँ पर मिल गया. तो हम यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे लेट cos x इज इक्वल टू टी. तो हमने cos x को t मान लिया. फिर जो ओरिजिनल वेरिएबल दे रखा होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. तो देखिए cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस साइन x. ठीक है, हो गया cos x का डिफरेंशियल. और t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? dt बाई dx. dt बाई dx. उसके बाद ये जो dx है इसको इधर ले जाओ. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt. या एक काम करो, ये नेगेटिव साइन हटा दो, नेगेटिव साइन यहाँ लगाओ. ये क्या हो गया? साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt. समझ गए? बोलो. ठीक है. तो ये जो लास्ट में आ रहा है हमारे पास साइन एक्स डी एक्स, मैं इसकी जगह पर माइनस डी टी लिख दूँगा. इसकी जगह माइनस डी टी लिख दूँगा. अब देखिएगा ये मिटा रहा हूँ मैं इसे. अब क्या करेंगे? देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
कॉस की जगह कॉस एक्स की जगह टी डालो, तो कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, अगेन टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स की जगह आ गया माइनस डी टी। अब इस माइनस को इधर इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4 टी स्क्वायर इंटू वन टी स्क्वायर और डी टी। अब आप देख लीजिए कितना आसान हो गया है। टी की पावर 4 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये साइन एक्स डी एक्स था ना, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह तो माइनस डी टी आ गया है ना, तो अब ये डी टी में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये टी हो गया हमारे लिए वेरिएबल, तो टी की पावर 4 का इंटीग्रल टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 मतलब टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी की पावर 2 का इंटीग्रल टी की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस सी, ये हो गया। अब टी तो हमारी अज्यूम्ड वैल्यू थी है ना, तो टी की जगह लिख देंगे क्या लिया था हमने, कॉस एक्स आई इज इक्वल टू कॉस एक्स की होल पावर 5 यानी कि कॉस की पावर 5 एक्स अपॉन 5 माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 और प्लस ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। dt का इंटीग्रल बड़ा अगर सिर्फ डी टी होता तो इंटीग्रेशन होता नहीं, टी टी सिर्फ टी, बट डी टी का मतलब क्या हो गया, वन डी टी और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है। इसमें क्या होता है देखो ये भी तो हुआ ना, ये टी स्क्वायर था, ये जो माइनस साइन था माइनस साइन को पहले अंदर ले गए तो वन माइनस टी स्क्वायर का पलट का टी स्क्वायर माइनस वन हो गया, फिर टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4 टी स्क्वायर इंटू वन टी स्क्वायर। अभी बस इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा है ना। अब इंटीग्रेशन करा तो किस किस का करेंगे, टी की पावर 4 का और टी स्क्वायर, और टी की पावर 4 का टी की पावर 5 अपॉन 5 और टी की पावर 2 का टी क्यूब अपॉन 3। है dt में क्या वो नहीं आता इंटीग्रल हाँ बेटा डी टी हो तो क्या, जैसे ये टी की पावर 4 डी टी इसका इंटीग्रल है ना, टी की पावर 2 डी टी, तो वो तो खत्म हो गया। तो सर वो कौन सा केस होता है जिसमें हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं? जिसमें कॉन्स्टेंट को बाहर निकालते हैं, अगर मान लीजिए यार टी की पावर 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो हम क्या करेंगे 5 को तो बाहर निकालो या ऐसा छोड़ो कि कॉन्स्टेंट को एज इट छोड़ा, उसके साथ जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको इंटीग्रेट करते, ये करते हैं। क्लियर है भाई, हाँ ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखिएगा। I is equal to integration sin x upon sin x plus a अब ये क्वेश्चन जो है ये समझने वाला है, इस पर स्टार बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन दो तरीके से आपको दिया जा सकता था। यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। अगर ये उल्टा करके दे देते कि साइन एक्स प्लस ए ऊपर होता और साइन एक्स नीचे होता, तो आप उसको कैसे करते वो देखेंगे। मैं उसको इधर कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं बाद में आऊँगा, ये इधर ही लिख देते हैं। हम ये कहेंगे कि इफ हाँ, तब हम इसको सेपरेट करते हैं। अभी सेपरेट अगर कर देंगे तो दिक्कत आएगी। पहले मैं इसको इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। हमने लिख दिया अगर ये ऐसा होता कि साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, अगर ये ऐसा होता तो क्या करते, ये जो साइन एक्स प्लस ए है ना इसको एक्सपेंड कर देते। जब एक्सपेंड करते तो क्या होता, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन अपॉन साइन एक्स डी एक्स। इतना हो गया, एक स्टेप और बस। ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर अलग अलग करके स्प्लिट करते हैं, साइन एक्स कॉस ए
अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन ए अपॉन साइन एक्स। ये जो ए है ना, जैसे कॉस ए है, ये साइन ए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है क्या, डी के साथ क्या लिखा हुआ है एक्स, तो वेरिएबल एक्स है। एक्स के अलावा कोई भी टर्म अगर नज़र आती है तो सब कांस्टेंट है। एक्स के अलावा वाली अगर कोई भी टर्म नज़र आती है तो वो सब कांस्टेंट्स है। अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के सब्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जो आपको सीधे सीधे याद करने पड़ेंगे। आपको ये लगेगा कि ये अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम मेरे दिमाग में ही नहीं आएगा, मैं कैसे करूँ इसको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के सब्स्टिट्यूशन, जैसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर था तो साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा, आप अगर अपनी क्लास में बैठे हुए हैं और इंटीग्रेशन चल रहा है, और अगर कोई भी बच्चा फटाफट के सर इसका आंसर ये है, कुछ होते हैं ना कि जब ये क्वेश्चन लिखा भी नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं करा है, उसने आंसर बोल दिया एकदम फट से, तो एकदम से जो है बराबर वाले वो सब आगे जो है वो भी पीछे देखने लगेगा कि क्या एलियन उतर के आया कि क्या इसने एकदम से कैसे कर दिया। तो वो है कुछ नहीं, उसने एक बार या कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर रखी है। इंटीग्रेशन में कोई इतना महान नहीं है कि उसको पहली बार अगर समझाया जाए क्लास में और वो क्लास में बिल्कुल पूरा पहुँच गया है, तो उसको अभी कुछ नहीं आता है, वो पहली बार में ही एकदम से सारी चीज़ बता देगा। ठीक है, तो उस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बच्चा जवाब दे पा रहा है तो इसका मतलब उसको उस इंटीग्रल की टाइप पता है कि उस टाइप में मुझे करना क्या था। और कोई भी बच्चा पेपर में ट्रायल नहीं मारेगा वहाँ पर, वो प्रैक्टिस इसीलिए करके जा रहे हैं कि हमको एकदम से याद आ जाए। जैसे साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब आपके मन में ये बात आ सकती है यार कॉस एक्स को टी क्यों लिया, मैं साइन एक्स को टी लेकर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसमें से एक कॉस एक्स को अलग निकाल देता, कॉस एक्स डी एक्स कर देता, वो नहीं बनेगी बात। आपको क्या करना होगा, जब भी साइन और कॉस वाली टर्म आपको मल्टीप्लाई में दे रखी होगी तो जिसकी भी पावर ऑड होगी ना, ऑड पावर जिसकी होगी उसको उठा लेना, उसको इवन बना लेना, उसमें से एक पावर निकाल लेना। साइन क्यूब एक्स है तो साइन क्यूब एक्स में से आपने एक पावर निकाल ली, तो साइन एक्स डी एक्स को यहाँ रख दिया। अब जो बचा है टर्म उसकी इवन पावर बची है, तो इवन पावर को आराम से कन्वर्ट करा जा सकता है। मान लो यहाँ पर साइन की पावर 5x होती तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। साइन की पावर 5x होती तो मैं क्या करता, साइन एक्स को इधर ले लेता, साइन एक्स डी एक्स हो जाता। अब क्या बचता, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, समझ गए, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो जब साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर देते तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि ये जो है ना आपको टाइप्स, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा है कि जैसे हमने मैथ्स कर लिया कि नहीं बेटा लिख लिख कर करो, लिख लिख कर करो, पता है लिख लिख कर करना है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सीक्वेंशियली करते चले जाओ। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन अटक गया आपका, आपके 20 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अटक गया तो गैप छोड़ दो उसका। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब वो इंटीग्रेशन मैंने जिस कॉपी में करी थी ना, वो कॉपी मेरी पता नहीं कहीं खो गई है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। वो ढंग की कॉपी बनाओ, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा आज ये नोटबुक मिल रही है चल इसी पर कर ले, लेटे लेटे ही कर ले इसको, है ना, चल ये कॉपी फेंक दी, भर गई थी जो फेंक दी मैंने, अरे भाई पेपर में तो वही कॉपी काम आने वाली है, वो कैसे होगा। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें आपकी 7-8 एक्सरसाइज है, तो जब आप पहली एक्सरसाइज करोगे तो क्या पूरी को दोबारा करोगे क्या, नहीं, ज़रूरत नहीं है दोबारा करने की। जब आप उसको एक बार कर चुके हो तो उसके बाद आप पहला क्वेश्चन देखोगे, उसके स्टेप्स जो आपने खुद करे, ठीक है, जो टीचर ने करवाए वो नहीं, जो आपने खुद करे वो आपने पढ़ लिया। अच्छा फर्स्ट वाले में जो ट्रिक थी वो ये थी, ठीक है जी, हो गया। सेकंड वाले में ये था। अब इतनी तो आपने अकेले कि आपने 2, 4 या 5 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको लग रहा है कि 5वें क्वेश्चन में ये ट्रिक है, लेकिन एक बार इसको करके देख लेता हूँ, है ना, इसको हाथ से एक बार निकाल कर देख लेता हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको याद आ गया कि अच्छा साइन एक्स को अलग ले जाना है और बाकी में कॉस को फिर हम टी ले लेंगे, ऐसे करके कर लेंगे। तो पढ़ने का थोड़ा सा तरीका इस तरीके का बनाइए, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि मैथ्स आपको सारा ही लिख लिख कर करना है तो भाई इतना नहीं कर पाओगे आप, 3 बार कहाँ करोगे लिख कर, बताओ, ठीक है ना। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगी वो आपकी नोटबुक ही करेगी, जिसमें आपने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। एक नोटबुक है, उस नोटबुक पर लिखा हुआ है NCERT, मतलब NCERT के सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हैं और जो है सीक्वेंशियली सॉल्व है। अगर 10 क्वेश्चन है, हम 7वें पर अटक गए तो 7वें का गैप छोड़ दो, मुझे उसी में करना है। ये नहीं कि वो 7वां लास्ट में हो रहा है जी, बिल्कुल लास्ट में करा था मैंने, कोने में रफ में लिख कर ऐसे करा था, वो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि खुद को ही बाद में दिक्कत होने वाली है। तो जितना ज़्यादा आपका काम ऑर्गेनाइज होगा ना, उतना ही ज़्यादा रिवीजन में आपको कम टाइम लगने वाला है। देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अरे आता है वो तैयारी होगी, पेपर से पहले कोई स्ट्रेस नहीं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पेपर से पहले ही बुखार हो जाता है कि जी बस अब तो जान ही निकल गई, बस पता नहीं कल क्या हो जाएगा। तो वो काम नहीं होना चाहिए। वो नोटबुक आपकी जो है वो आपको लास्ट तक काम आने वाली है, इसका ध्यान रखना। अब देखिएगा, जो हम ये वाली चीज़ देख रहे थे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेज, इस चीज़ को सीरियसली अप्लाई करना है ना। आप, मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जब आपने मैथ्स ले रखा है तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, अलग अलग तरीके के जिस भी फील्ड में आप जाना चाहेंगे, तो ये जो मैथ्स है ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए। हाँ, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे आगे ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आपको मैथ्स लेना है या नहीं लेना उनके लिए। लेकिन साइंस वालों, वो तो आप ये समझ लीजिए कि मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ज़्यादातर जो साइंस वाले हैं, PCM वाले कहाँ जाएंगे, बीटेक में, बीटेक ही तो करेंगे। और जो आप बीटेक करोगे, या चलिए आप BSc ऑनर्स भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो मैथ्स है ही है। और ये इंटीग्रेशन में क्या, डबल इंटीग्रेशन है ना, और जो डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप यहाँ झेल रहे हो। ग्रेजुएशन आपको लगेगा कि अरे तुम तो बहुत मुश्किल चीज़ करके आए हैं, अब तो मजाक है, ठीक है, तो वो उतना मुश्किल नहीं है। ये आपकी आखिरी कड़ी है और मुश्किल है, इसको ज़रा ढंग से कर देना। देखिए जी, कॉस ए है, फिर क्या हो जाएगा, cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cot x। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, sin a इंटू cot x और dx। तो भाई इसमें क्या है कि cos a है कांस्टेंट, और कांस्टेंट जब होता है तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, k का इंटीग्रल क्या होता है, kx। तो cos a का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, cos a इंटू x हो गया। इसी तरीके से यहाँ साइन ए लिखा हुआ है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो रहेगा एज इट इज। और cot x का इंटीग्रल वो देखो आपने लिखा log mod sin x प्लस सी। समझ गए? तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ बहुत आसान है। समझ में आ गया कि नहीं? इसका नहीं होगा, वही तो मैं बता रहा हूँ, cos a है। इंटीग्रल किसका होगा, जिसके साथ x लिखा हुआ है। तो cos a है, तो cos a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो एज इट इज छोड़ दिया उसको। sin a एज इट इज छोड़ दिया, ठीक। x था, इसका इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। अब जरा आ जाइए, ये तो हमने थोड़ा इसको पलट दिया था। अरे टेंशन मत लो, समझ में आ रहा है। तो ये जो है, तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया था। अब वापस इधर आ जाइए, तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसको एक्सपेंड करने का क्या कोई फ़ायदा है? हम न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को स्प्लिट नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में स्टार क्यों बनाया कि इसमें कुछ भी नहीं करना। जब आपको दिखाई दे कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है जिसको डिनोमिनेटर में एक्सपेंड कर रहा हूँ, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला उसका। तो आप क्या करेंगे, इसके आगे जो टर्म लिखी है उसको पूरे को t के बराबर मान लेंगे, इसको t के बराबर मान लेंगे, काम खत्म। देखिए क्या करना है, अब इस पर आ जाइए, सेकंड पार्ट जो था, ओरिजिनल जो था, x प्लस ए को t मान दो, let x plus a is equal to b, differentiate with respect to x। तो भाई x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, और t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx, ठीक है। t जो है हमें नया वेरिएबल मान रहे हैं, इसलिए dt बाई dx, ये मत कहते ना t है कांस्टेंट है 0 हो गया इसका भी, ठीक है। तो t को हम नया वेरिएबल मान रहे हैं, इसलिए dt बाई dx। अब 1 प्लस 0 मतलब 1, इस dx को इधर ले आओ तो dx इज इक्वल टू dt आ गया। Therefore, I is equal to इंटीग्रेशन साइन, जब आपने x प्लस ए को t माना है तो x की वैल्यू क्या होगी, t माइनस ए, साइन t माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर में साइन t और dx इज इक्वल टू dt। अब अपने आप
वो अपने आप करना क्यों? क्योंकि अब जो एक्सपैंड होने वाली चीज़ है वो न्यूमरेटर में अपने आप आ गई, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक्सपैंड होने वाली चीज़ न्यूमरेटर में दे रखी थी, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे दिया आपको, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ क्या लगेगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर स्प्लिट कर दो, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ, ये अपने आप करना। हाँ, जब हो जाए सॉल्व तो उसमें ये मत भूलना कि लास्ट में टी की जगह पर एक्स प्लस ए रख देना जब सॉल्व करो, ठीक है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, ठीक है। इसका सब्स्टिट्यूशन का अभी भी कोई होमवर्क नहीं दे रहा, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप अपनी कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। चलिए जी, और एक चीज़ याद रखना है इसमें इंटीग्रेशन में भी बता रहा हूँ मैं आपको कि अपनी नोटबुक जो है वो प्रॉपर बना कर रखना, ये रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है ना। वो बना लीजिए प्रॉपर, ये नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन इस कॉपी में, डिफरेंशिएशन दूसरी कॉपी में, मैट्रिक्स तो पता ही नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। चलिए जी, ओके।